हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है और कुछ ही दिन में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें अपनी तैयारी को काफ़ी स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि हम जून 2025 का पेपर दे पाएँ। इसी की तैयारी में हमने अपनी काफ़ी यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं हिंदी की, और जो जो हमें टफ़ लग रही थी यूनिट्स वो हमने पहले कर ली है। सपोज़ जैसे यूनिट 10 हमें बहुत टफ़ लग रही थी तो हमने उसको जल्दी कर लिया है। आज हमारी जो वीडियो आ रहा है वो है यूनिट 3 में। इकाई 3 में हमने स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस वीडियो में, और इसमें हमने देखा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी का साहित्य स्थान, और हिंदी साहित्य का क्या स्थान है, और हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के प्रमुख आधार आज हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन हम देखेंगे, नामकरण नामकरण की प्रमुख समस्याएं देखेंगे। ये तो बहुत बहुत सारी बहुत इसमें कुछ है नहीं इस यूनिट में पढ़ाने लायक, लेकिन फिर भी आपको मुझे एक कंटेंट देना है, आपके जो आपके पास नहीं है वो उपलब्ध करवाना है। इसलिए मैं ये यूनिट आपको एज अ कंटेंट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बना रही हूँ, ताकि आपके पास हर यूनिट का एक एक कंटेंट हो और हर टॉपिक वाइज हो। क्योंकि एक भी टॉपिक हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसका आपके पास कंटेंट ना हो, और वैलिड कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आज हम यहाँ तक कर लेंगे नामकरण की प्रमुख समस्याएं, ये वाला हम कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे आदिकाल की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसका साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा। और फिर जैन साहित्य सिद्ध साहित्य, ये हम साहित्य चाहेंगे तो एक वीडियो में दोनों कंप्लीट कर लेंगे। तो आज और कल के वीडियोस में 2 दिन में हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी अपनी यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं कि हिंदी इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की प्रमुख प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी का क्या स्थान है। ठीक है, क्या स्थान है। और लेखन परंपरा में हमने देखा था लेखन परंपरा में हमने देखा था कि गारसा दतासी से लेकर और जितने मतलब रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, इन सब की रचनाएं हमने देखी थी। इन जॉन ग्रियर्सन, शुक्ल जी, ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब मैंने इसी को यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था कल की वीडियोस में। आज मैं आपको बताऊंगी आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो जो आपको पढ़ाया था ना, और भी अन्य लोग थे जिनका नाम छूट गया था, तो ये पूरी मैंने टेबल बना दी है। ये क्रमानुसार हिंदी साहित्य लेखन, ये पूरी एक टेबल बनी है स्टार्टिंग से लेके किसने क्या क्या लेखन, इतिहास लेखन में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन लोगों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। ठीक है, पूरी ये बिल्कुल आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा पूरा सीरियल वाइज मिलेगा, कोई बिल्कुल सन भी आपको मिलेंगे और एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। वैसे तो हम आपको बताएंगे आगे जब हम एमसीक्यूज कराएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पर ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है, बहुत से लोग हैं इस पे, ये लिस्ट देख लीजिएगा। ये मैंने यही पीडीएफ में ऐड कर दी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ये हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। काल विभाजन और नामकरण में आपको बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी आपको दिक्कत चलेगी ये सामग्री इकट्ठा करने में, जो यहाँ स्रोत सामग्री दी हुई है। तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख आधार ग्रंथ। ठीक है, कौन कौन से आधार ग्रंथ है वो हम देखते हैं। पहला है भक्तमाल, ये आप इनको भक्ति काल के अंतर्गत भी नाभादास को पढ़ते हैं तब आप ये वाली रचना देखते होंगे। एक बार हम इनको प्रमुख आधार ग्रंथ में भी देखते हैं, और इनको हम गद्य, जब गद्य का प्रारंभ होता है हिंदी साहित्य में तब भी हम इनका नाम देखते हैं। तो 2-3 फील्ड में हम इनको देख लेते हैं। आज हम देख रहे हैं आधार ग्रंथ के, इन्होंने जो रचना लिखी उसमें क्या क्या हमको आधार ग्रंथ मिला हिंदी साहित्य इतिहास का। तो अग्रदास के शिष्य नाभादास की प्रसिद्ध कृति भक्त माल
ठीक है, इनका संवत लिखा हुआ है। 200 भक्तों का 200 भक्तों का इसमें चरित्र है। ठीक है, 200 भक्तों का चरित्र है 316 छप्पे में। और क्या है इसमें, ठीक है, साहित्य कोश भाग 2 में इसकी रचना 1592 ईस्वी मानी गई है और महावीर प्रसाद गहलोत ने। ठीक है, तो मेन क्या है, भक्तमाल किसने लिखी, नाभादास ने। 200 भक्तों का चरित्र लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। 316 छप्पे में लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या है, और कुछ विशेष नहीं है इसमें, और कुछ विशेष नहीं है। बाकी जो होगा वो हम भक्ति काल के अंतर्गत जब गद्य साहित्य पढ़ेंगे और नाभादास को पढ़ेंगे तब हम वहां पर देख लेंगे। दूसरा हमारे आती है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जो भक्ति काल में वल्लभाचार्य हुए उनके पुत्र थे विठलनाथ, विठलनाथ के पुत्र थे गोकुल नाथ। ठीक है, तो इन्होंने इन्होंने ये आपकी 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, ये जो 84, हाँ यहाँ पर लिखा भी हुआ, जो 84 है ना, ये 84 वैष्णवन की वार्ता है, ये जो है वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का है उसमें उल्लेख। और जो 252 वैष्णवन की वार्ता है वो उनके पिता विठलनाथ के 252 शिष्यों की कथाओं का संकलन है। तो इसमें उनका परिचय दिया हुआ है। इसलिए हम जब हिंदी साहित्य का आधार ग्रंथ में हम इतिहास का उल्लेख करते हैं तो हमें ये इनसे, इनकी पुस्तकों से हमको इतिहास प्राप्त होता है। ठीक है, तो और क्योंकि देखिए जब वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का उल्लेख चरित्र दिया गया तो स्वाभाविक सी बात है हमको उसमें सूरदास का भी उल्लेख मिलेगा, है ना। इसलिए तो हमको यहाँ से इतिहास मिल जाता है इस पुस्तक से। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम कविमाला। ये 3 पुस्तकें तो आपको पता होंगी, आपने कई बार पढ़ी होंगी। अब हम आगे देखते हैं कविमाला। कविमाला किसने लिखी, कविमाला लिखी है, कविमाला लिखी है तुलसी, एक जो रचनाकार है उन्होंने लिखी है, तुलसीदास नहीं है, ये तुलसी हैं। 75 कवियों की रचनाएं इसमें संकलित हैं। ठीक है, जो शिव सिंह सेंगर थे जिन्हें शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ लिखा, तो सेंगर ने 8 कवियों का विवरण एवं ग्रियर्सन ने भी अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में कवियों का उल्लेख कविमाला के आधार पर किया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रियर्सन का जो क्या कहते हैं हिंदी इतिहास ग्रंथ है वो कितना महत्वपूर्ण है, जो आज भी आधार ग्रंथ के रूप में लिया जाता है। तो उन्होंने, ग्रियर्सन ने कविमाला से आधार लिया, तो ये बड़ी बात हो जाती है, इसलिए कविमाला अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम क्या देखते हैं, कालिदास हजारा देखते हैं। कालिदास हजारा किसने लिखी, जो रीतिकाल में रीति ग्रंथकार कालिदास द्विवेदी हुए, उन्होंने उन्होंने कालिदास त्रिवेदी ने कवि वृत्त संग्रह कालिदास हजारा लिखा। ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा, इसमें से क्या पूछा जाएगा, 1000 पद इसमें संग्रहित हैं। शिव सिंह सेंगर के कवियों का काल निर्णय उदाहरण इसी से लिया गया है। और ठीक है, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने भी इससे काफी सहायता ली है। ठीक है, क्रम से पूछ सकता है लगाने के लिए। ठीक है, क्रम से आ सकता है इसमें। कालिदास त्रिवेदी की प्रसिद्ध एक अन्य आधार वधु विनोद, ये पूछ सकता है आपसे। मैंने बोला था ना वो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है। ठीक है, जिसमें ललिता सखी द्वारा 340 छंदों में राधा को विभिन्न प्रकार के नायकों का, ये पूछ सकता है। वर विधु विनोद या वधु विनोद आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब डायरेक्ट तो कालिदास हजारा पूछेंगे तो आप बता देंगे कालिदास त्रिवेदी की। भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित यह नायिका भेद से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अलंकार रत्नाकर। ये किसका है, दलपति राय और वंशीधर नामक 2 कवियों द्वारा ये जो रचना है ये रचित है। और यह महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण की टीका के रूप में अलंकारों स्वरूप, ठीक है, ये उनके जैसा, जैसे महाराजा जसवंत सिंह है, उनका जो भाषा भूषण ग्रंथ था उन्हीं के टीका के रूप में ये लिखा गया। और इसमें क्या है, कवियों की नामावली एक दृष्टि से उपयोगी संग्रह ग्रंथ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सार संग्रह। किस, केवल आप इतना इतना रट लीजिएगा इसमें कि कौन कौन से क्या क्या नाम है और किन्ने किन्ने लिखा है, बस। प्रवीण कवि ने इसको लिखा है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह का विवरण अपने ग्रंथ में मिश्र बंधु विनोद में दिया है। उन्होंने ये बताया है मिश्र बंधुओं ने कि हमने अपने ग्रंथ में जो जिन कवियों को लिया है उनमें से कुछ कुछ का जो कवियों का आधार है वो अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह से लिया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं सतकवि गिरिदास। ठीक है, सतकवि, क्यों जा रहा है बैग में, सतकवि गिराविलास। ठीक है, ये बलदेव बघेलखंडी द्वारा 17
कवियों की रचनाओं की, अब देखिए क्वांटिटी इसमें कम है, 17 है, कि इसमें और कम मिलता है, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई स्रोत थे नहीं आधार के, इसलिए इन सब का नाम हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन कवियों में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर दिया गया इन कवियों में चिंतामणि, मतीराम, कालिदास, त्रिवेदी, केशव बिहारी इत्यादि। ठीक है, ये इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक में इतने मतलब प्रमुख कवियों का हमको लेख मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगले देखते हैं, विद्वन्मोहन तरंगिणी। ठीक है, ये सुब्ब सिंह उर्फ श्रीधर ने 1817 में लिखा, ये बाद का है। ठीक है, और इसमें क्या है, 44 कवियों की कविताएं संकलित हैं। केशव, चिंतामणि, पद्माकर, मतीराम, सरीखे, रीतिबद्ध कवियों के नायक नायिका भेद, ये सब। तो इसमें आपका आएगा मेन क्या है कि इसमें यह है केशव, चिंतामणि, ये जो रचनाकार है इनका उल्लेख हमको इसमें मिलता है। अब हम देखते हैं आगे क्या, राग कल्पद्रुम। ये सिर्फ आपको तथ्य रटने के लिए, सिर्फ बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है कि इसमें ये है। अब बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया तो नहीं कह सकते, वरना मुख्यतः इसमें से जो भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता, इसी में से क्वेश्चन आते हैं और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला हमारा राग कल्पद्रुम। इसमें क्या है, शिव सरोज के कवियों के पद राग कल्पद्रुम से लिए गए हैं। ठीक है, जो उन्होंने पद दिया था शिव सरोज में कवियों के, वो यहाँ से लिए गए हैं। 1843 ईस्वी में 4 खंडों में प्रकाशित यह रचना संगीत शास्त्र से संबंधित है। राग से समझ जाइएगा कि संगीत शास्त्र से संबंधित है। और ये क्या है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ कृष्णानंद व्यासदेव की रचना है। ठीक है, बस ठीक है, इसमें और इतना ही कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं, ये उसी राग कल्पद्रुम में इन सब का उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का भी यह एक आधार रहा है। ठीक है, एक आधार है। अब हम देखते हैं अगले, श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह कवि सरदार हैं। कवि सरदार काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के राजाश्रित कवि थे, उन्हीं का है श्रृंगार संग्रह। श्रृंगारी कवियों को स्थान मिला है, जैसा नाम श्रृंगार संग्रह, तो उस समय जो उनके श्रृंगारी कवियों का उनका उल्लेख उन्होंने अपनी इस रचना में किया है। उसके अलावा भी और देखिए, रसचंद्रोदय, दिग्विजय भूषण, सुंदरी तिलक आप पढ़ लीजिएगा, ये 2 पढ़ लीजिएगा, सुंदरी तिलक और भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, सुंदरी तिलक, भाषा काव्य संग्रह, माता दीन मिश्र का कवित रत्नाकर, 3 देख लीजिएगा इनमें से। ठीक है, अब हम देखते हैं काल विभाजन और नामकरण। अब काल विभाजन और नामकरण, इसमें तो देखिए जो अगर आपको दिए हुए हैं, सन दिए हुए हैं या संवत दिए हुए, आपको एज इट इज़ वैसा ही याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया जाता है। अभी पूछा गया था मैं आपको दिखाती हूँ किनसे पूछा गया था। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन दिया है, चारण काल 15वीं से ये तो हमने पहले आपको बताया था, तब पढ़ लिया था। मिश्र बंधुओं ने जो दिया वो था आपका, कितने कालों में दिया था, प्रारंभिक काल। ठीक है, प्रारंभिक काल और माध्यमिक काल, और इसको क्या हो जाता है, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल। ठीक है, फिर आपका शुक्ल जी ने क्या दिया था, वीर गाथा काल, भक्ति। इसको, ये जो इमेज है इसको अभी वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। अभी टाइम की कमी थी इसलिए कर नहीं पाए हैं। अभी नेक्स्ट आपको पीडीएफ अपलोड कराएंगे तो हम आपको वहाँ वर्ड्स में कर देंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो यहाँ पर जैसे आचार्य शुक्ल जी का लिखा हुआ है ना, 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत, आपको एज इट इज़ ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। और जैसे ये विक्रम संवत है, तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन दिया है, तो उसमें प्रारंभिक काल का आपसे सन पूछा गया था। यहाँ संवत में दिया हुआ है, वहाँ सन में पूछा गया था कि 693 ऐसे कुछ करके पूछा गया था। हालांकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक वाला था कि पूछा सन में गया था और यहाँ दिया गया संवत में, इसलिए आपको सारे संवत याद करने पड़ेंगे। अब इससे पढ़ाने लायक क्या है, बस आपको ये है कि बताना है किसने क्या क्या नाम दिया है। ठीक है, किसने क्या क्या नाम दिया है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, भक्ति काल। बाकी जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, किसी ने बीज वपन काल नाम दिया, किसी ने वीर गाथा का नाम दिया, किसी ने संक्रांति काल नाम दिया, किसी ने सामंत काल, सिद्ध काल, ऐसे नाम दिया। तब हम जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे, ठीक है। बाकी आप ये देख लीजिएगा इमेज में, बाकी हम इसको टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर देंगे। ये बस इसमें सन याद करना है आपको, सन आपको याद ही करना पड़ेगा। सन याद कराना तो वो अब वीडियो के बस में नहीं है, वीडियो के बस में है आपको कंटेंट दिलाना। हम आपको कंटेंट दिला सकते हैं, हाँ ट्रिक बता सकते हैं, हम आपको ट्रिक बता सकते हैं कि कैसे हम कुछ कुछ कवियों का या कुछ कुछ रचनाकारों की ट्रिक से कैसे चीज़ें याद कर लें, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, बच्चन सिंह का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, शुक्ल जी का, ठीक है, राम कुमार वर्मा का, ठीक है, इन सब का देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं जो हमारे नामकरण है, ठीक है, नामकरण देखते हैं हम। नामकरण में कैसे नामकरण हुआ, ये प्रक्रिया कैसे चली। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और जो नामकरण का प्रश्न है उसमें हम देखते हैं कि जो इतिहास ग्रंथ थे, हम देखते हैं गारसा दतासी का, ठीक है, गारसा दतासी का हम देखते हैं जो रचना थी उनकी, तो उसमें क्या था, कवियों और उनकी रचनाओं का वर्णन था, ठीक है। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने जो रचना लिखी उसमें क्या किया, जीवनी और घटनाओं का विवरण दिया। फिर इन दोनों प्रारंभिक इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन मतलब एक स्वरूप में नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब काल विभाजन नहीं था तो जब काल विभाजन हमें प्राप्त हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हमें चीज़ें जब हमें टुकड़ों में मिल जाती हैं तो हमें इससे पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। पर जो पहले पूर्व में लिखे गए तो उसमें हमें काल विभाजन नहीं मिला। फिर जब ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखा तो उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण किया। फिर क्या हुआ, ग्रियर्सन का काल विभाजन अवैज्ञानिक और त्रुटिपूर्ण हुआ। फिर इसके आगे क्या हुआ, आगे मिश्र बंधु ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में 3 और 4 भाग में इसको प्रकाशित किया। इसमें काल विभाजन और नामकरण के संबंध में किसी निश्चित आधार और वैज्ञानिक पद्धति किया तो इन्होंने विवर्गीकरण, लेकिन किसी वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाया। तो फिर वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाया तो जो इनका काल का विभाजन का वर्गीकरण था वो संतोषजनक नहीं था। तो फिर आगे क्या हुआ, फिर रामचंद्र शुक्ल ने इन सब कमियों को देखा। फिर उन्होंने अपनी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1927 में लिखित और 1929 में जो प्रकाशित थी हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पहली बार प्रवृत्ति और कालक्रम दोनों को आधार पर पहली बार हिंदी साहित्य का सुनिश्चित सुव्यवस्थित वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस में हम आगे देखते हैं कि हमको वहां नहीं मिल रहा था, तो शुक्ल जी ने फिर उसको पूरा किया। फिर उन्होंने क्या किया, काल विभाजन का सरलीकृत रूप किया और उसको प्रस्तुत किया। अब क्या हुआ, जैसे ये जो नंबर्स दिए हैं ना 1050 संवत से लेके 1050 संवत से लेके, तो फिर इसमें फिर आगे लोगों ने कुछ कुछ चेंजेस कर दिए, जैसे राम कुमार वर्मा, नगेंद्र और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी ने थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। किसी ने कुछ माना, किसी ने किसी चीज़ को आधार मान के कर दिया। बाकी मोटा मोटा जो एक विभाजन था वो आचार्य शुक्ल जी ने कर दिया, जो हम आज भी पढ़ते हैं, ठीक है। और उनका नाम दिया वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, ठीक है, ये तो हम आज ही पढ़ते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, शुक्ल जी के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी इत्यादियों ने भी अपना अपना जो वर्गीकरण था वो किया, ठीक है। फिर वही मैंने आपको बोला ना, किंचित संशोधनों के साथ शुक्ल जी का काल विभाजन नामकरण को ही स्वीकार हम आज भी करते हैं, आज भी हम वही पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि नाम में चेंजेस आ गए कि इन्होंने जैसे आचार्य शुक्ल ने जो वीर गाथा का समय दिया वो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक दिया, ठीक है। ये ये और राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से शुक्ल जी की वीर गाथा के नामकरण पर संधि काल एवं चारण काल नामकरण किया। ये हम जब आदिकाल पढ़ेंगे हम तब आपको बता देंगे आदिकाल का नाम किसने किसने चेंज किया, ठीक है। नगेंद्र ने भी शुक्ल जी के नामकरण को स्वीकार करते हुए
फिर जो उन्होंने समय सीमा दी थी उसी को मान लिया। फिर बच्चन सिंह और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के काल विभाजन नामकरण में कुछ संशोधन के साथ शुक्ल जी के काल विभाजन और नामकरण पर ही आधारित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ सीमाओं के बावजूद आचार्य शुक्ल जी के हिंदी इतिहास का वर्गीकरण ही वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित, सर्वमान्य और सर्वस्वीकार्य है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाली यूनिट में कुछ भी ऐसा हमें नहीं लगा कि आपको बहुत समझाने की ज़रूरत पड़ रही है इसमें, और आदिकाल का ये सब भी समझाना हमको पड़ेगा। आगे जब चलेंगे तो हमें समझाना पड़ेगा यहाँ पर, जब हम थोड़ा सा भक्ति काल पढ़ेंगे, वैचारिक आधार पढ़ेंगे, सामाजिक अवदान पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ी सी हमको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सारे तो हमारे तथ्य वाले हैं, क्योंकि इनको हम यूजीसी नेट, सॉरी एनटीए नेट और सेट हम क्वालिफाइड करके आए हैं, पीएचडी हम क्वालिफाइड करके आए हैं, तब हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं। तो हमें इतनी तो योग्यता होगी कि हम ये सब तथ्य वाली चीज़ें याद कर लें, और हमको पता होना चाहिए कौन सी तथ्य वाली चीज़ें हैं, कौन सी समझने वाली चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि इस यूनिट में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं और आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि आप और कितने अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं। कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट्स हमें नहीं समझ में आते हैं, हम उसका डिटेल कितना भी पढ़ते रहे हमें नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगी। बाकी पीडीएफ्स तो आपको मैंने मेरा क्लासेस ऐप पे दे दिए हैं, आप वहाँ से भी जाके बुक्स और पीडीएफ्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम 3 कंप्लीट करते हैं, फिर जब हमको ये पढ़ना पड़ेगा नागमती वियोग खंड और गोस्वामी तुलसीदास, ये सब हमारे समझने वाली चीज़ें हैं। यहाँ हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अभी एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं, इसलिए अभी चलने देते हैं इसको ऐसे ही, है ना। ये हम समझाएंगे आपको, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसका साहित्यिक प्रभाव। बाकी ये नीचे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, राष्ट्र काव्य, सब तथ्य वाले चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। हम बस बहुत जल्दी ये कंप्लीट करके एमसीक्यूज़ लाने वाले, हम डेली एमसीक्यूज़ लाएंगे, जिससे आपको नहीं पढ़ना डिटेल में मत पढ़िए, लेकिन आपका रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।